वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश मालविया और जैसा कि आपको पता है हमने 1500 प्लस चैप्टर वाइज मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। उसी सीरीज़ में आज हमारी 6 क्लास है जो कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपको पता है मैं हर एक क्लास को पहले 5-10 मिनट पढ़ाता हूँ, है ना, और डायग्रामेटिक पढ़ाता हूँ बिल्कुल, और जिससे आपको जो एमसीक्यूज़ है ना उनको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज भी मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एमसीक्यूज़ लगवाऊंगा। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे। जो पॉइंट हम समझेंगे वही एमसीक्यूज़ में आएंगे, जिससे कि आपको एमसीक्यूज़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो श्वसन तंत्र जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई श्वसन तंत्र समझने से पहले हम समझना चाहिए कि श्वसन क्या है। तो श्वसन एक क्या है, एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है, यानी कि बायोकेमिकल एक रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, जो हमारी ग्लूकोज बनी थी, क्या बनी थी? ग्लूकोज बनी थी। ग्लूकोज कहाँ बनी थी हमारी? जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमारा ग्लूकोज बना था। इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज से एनर्जी उत्पन्न करने का काम ही है हमारे श्वसन की क्रिया का। और ये कहाँ पे होती है? सेल में होती है। सेल में भी कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अभी हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। सांस हम कहाँ से लेते हैं? नाक से लेंगे या मुंह से लेंगे? ठीक है, अब वो सांस कहाँ जाएगी? अब वो सांस हमारी जाएगी हमारे, देखो हमने जब पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था? पाचन तंत्र पढ़ा था। तब हमने पढ़ा था कि हमारा जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होती है हमारी लैरिंग्स और एक होती है हमारी ईसोफेगस। जिससे ईसोफेगस मतलब जहाँ से हमारा खाने वाला रास्ता यानी कि फूड पाइप, लैरिंग्स मतलब हमारा विंड पाइप यानी कि सांस वाला रास्ता। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग। जब हमारा खाना, है ना, जब हमारा खाना इस ईसोफेगस की जगह यानी कि इस फूड पाइप की जगह इस हवा वाले पानी पाइप में जाता है, तो हमें क्या चलती है? हिचकी चलती है। और वो कहाँ से निकलती है? नाक से बाहर निकलती है। ठीक है ना, जो भी चीज़ खाना चला जाता है वो नाक से बाहर निकलेगा। और जब हमारा जो हम सांस लेते हैं वो हमारी इस लैरिंग्स में ना जाके ईसोफेगस में चली जाती है, तो हमें आती है डकार। और डकार कहाँ से आती है? मुँह से, है ना। तो समझ में आया ना? इंटरेस्टिंग। चलो, तो ईसोफेगस और लैरिंग्स ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। कौन? हमारी जो फेरिंग्स थी वो। चलो, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा ट्रैकिया, है ना। ये जो ट्रैकिया है ना, इसको हम बोलते हैं सांस की नली, श्वास नली। ठीक है ना, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया थोड़े आगे जाके टूटता है किसमें? ब्रोंकस में, है ना। ब्रोंकस, इन्हें हम बोलते हैं श्वसनी, हिंदी में बोलेंगे श्वसनी। ये देखो, ये फिर छोटा 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 ग्रीन ग्रीन में टूट जाएंगी। इन्हें हम बोलेंगे श्वास नलिकाएं, है ना, या फिर ब्रोंकियोल्स अपन इनको बोलेंगे। फिर ये थोड़ा सा और इनको अगर अपन जूम करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ये देखो, ये हमारे ब्रोंकियोल्स थे, ये हमारे एल्वियोलाई यानी कि वायु कूपिकाओं में टूट जाती हैं। और इनके ऊपर ये नेटवर्क होता है किसका? छोटी 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 कैपिलरी का, यानी कि जो हमारी रुधिर की जो नलिकाएं होती हैं ना, रुधिर वाहिकाएं, उनका होता है। और एक यहाँ पे लगा होता है डायफ्राम, है ना। और ये डायफ्राम का काम क्या है ना, ये हमारे ये जो श्वसन तंत्र को पाचन तंत्र से अलग करने का काम है, पहला। और दूसरा इसका एक और काम है कि जब हमारा जो सांस लेते हैं ना, तो ये क्या करता है? ये फ्लैट हो जाता है, अभी अपन समझेंगे इसको। और छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? फिर से रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। तो इतना अभी आपको इतनी चीज़ें समझ में आई क्या? सांस ली हमने, है ना, कहाँ से? यहाँ से हमने सांस ली, सांस हमारे लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से हमारे ब्रोंकस से, ब्रोंकियस से ब्रोंकियोल्स में, और वहाँ से गई हमारी एल्वेलॉय में, है ना। तो इतने पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, अभी सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। चलो, अब हम थोड़ा सा एक बेसिक सा फंडा समझेंगे, है ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मतलब सांस लेना और सांस को छोड़ना। तो देखो, आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे। एक सुना होगा आपने ब्रीदिंग, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ऐसा कुछ, है ना। और एक होता है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। यानी कि ब्रीदिंग और श्वसन में क्या अंतर है भाई? जो श्वसन हमेशा होता है ना, रेस्पिरेशन, वो हमेशा कहाँ होगा? सेल के अंदर। और सेल के अंदर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसे हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है। और जो ब्रीदिंग होती है ना, वो एक अलग क्रिया है। ब्रीदिंग का काम सिंपल सा इतना है, जो हमारी ब्रीदिंग है, जो सांस लेने का और सांस छोड़ने का, है ना। O2 को अंदर लिया,
और CO2 को बाहर किया। इतना ही काम है ब्रीदिंग का, ठीक है ना। इसमें कोई भी और अदर इसमें कोई काम है नहीं है, ठीक है। देखो जब हम सांस लेंगे तब होगा क्या, जब भी हम सांस लेंगे तो सांस हमने यहाँ से अंदर ली तो हमारे क्या होंगे, फेफड़े क्या होंगे, एक्सपांड होंगे, फेफड़े क्या होंगे, फूलेंगे, मतलब उनमें हवा भरेगी, है ना। तो फेफड़ों में क्या आएगी हमारी, एक सेकंड रुकिए। तो फेफड़ों में क्या भरी हमने, फेफड़ों में भरी हमने हवा, सांस ली तो फेफड़े हो गए हमारे एक्सपांड। जैसे ही हमारे फेफड़े एक्सपांड होंगे तो आपको सीधी सी बात पता है कि हमारी ये जो पसलियां हैं ये भी एक्सपांड होंगी। अब पसलियां एक्सपांड होंगी तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में जो मांसपेशियां होती हैं इन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पिचकेंगी, क्योंकि वो मसल्स के थ्रू ही हम क्या करेंगे, हमारा ये जो वक्ष है ना, जो हमारा सीना है वो फैलेगा और सिकुड़ेगा, है ना। तो जो हमारी इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं, मसल्स जो होती हैं वो क्या होंगी, हमारी सिकुड़ेंगी जैसे ही हम सांस लेंगे। और ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, फेफड़ा है ना, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी। और जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये जो हमारा जो क्या है ना डायफ्राम, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब ऐसा था तो ऐसा हो गया सांस लेने में, है ना। ठीक है, अभी मैं और डायग्राम से समझाऊंगा। अभी इतना समझ में आ रहा है कि हमने सांस ली, है ना, क्या करी हमने, सांस ली, फेफड़ों में भराई, फेफड़ों की वॉल्यूम यानी कि आयतन बढ़ गया, रिब केज हमारी ऊपर की तरफ गई, है ना, ऊपर की तरफ गई, और जो मसल्स हैं वो क्या हो गई हमारी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और ये जो डायफ्राम था वो हमारा क्या हो गया, फ्लैट हो गया, और ये भी क्या हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है, जैसे ही हमने सांस को छोड़ा, जैसे ही क्या किया हमने, सांस को छोड़ा, तो जो हमारी रिब केज थी वो क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, और जो हमारी जो मसल्स थी वो हमारी रिलैक्स हो जाएंगी, यानी कि वो अब एक्सपांड हो जाएंगी। और यहाँ पे वॉल्यूम हमारी कम हो जाएगी, किसकी, आयतन कम हो जाएगा, किसका, जो हवा का, क्योंकि पहले हमने हवा भरी थी तो आयतन बढ़ गया था, अब हवा का आयतन कम हो गया। और अभी ये जो फ्लैट हुआ था ना डायफ्राम, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि रिलैक्स हो जाएगा। मतलब पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब ये अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ गया। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई यहाँ से। ये होता है हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म। सांस लेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना, रिब केज एक्सपांड होंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। सांस छोड़ेंगे तो वॉल्यूम कम होगी, आयतन कम होगा, मसल्स रिलैक्स होंगी, यानी कि एक्सपांड हो जाएंगी, और रिब केज भी हमारी क्या हो जाएंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी, और हमारा जो डायफ्राम है वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ये समझ में आ जाएगा। ये हमारी हवा आ रही इधर पे, है ना, ये डायफ्राम के ये फेफड़े के अंदर हवा आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो हवा इसके अंदर जैसे ही आएगी तो ये क्या हो जाएगा, फैलेगा, और ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डायफ्राम लगा होता है, ऐसा था, फ्लैट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमने ये छोड़ेंगे तो यहाँ की वॉल्यूम कम हो जाएगी, है ना, और ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, है ना, रिलैक्स हो जाएगा, फिर से जैसा था वैसे ही हो जाएगा। और जो हमने अभी बताई थी क्या, कि जो रिब्स और स्टर्नम थे वो क्या बढ़ जाते हैं सांस लेने में, ऊपर की तरफ उठते हैं। देखो सांस लेके देखो तो ऊपर की तरफ फैलेंगे, और जैसे ही हमने सांस छोड़ेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो ये हमारी जो प्रोसेस है वो क्या है, ये हमारी श्वासोच्छ्वास है, यानी कि ब्रीदिंग की प्रोसेस आपको क्लियर हो गई। अब हम थोड़ी स्टेज आगे बढ़ेंगे। देखो ये थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत क्वालिटी बढ़ा लेना। तो देखो अभी हमने क्या समझ लिया, थोड़े से पार्ट समझ लिए और ब्रीदिंग की मैकेनिज्म समझ ली। अब हम समझेंगे कि देखो ये जो पार्ट्स हैं इनका थोड़ा सा डिवीजन देख लेते हैं। ये नाक और मुंह से अपन ने सांस ली, ये सांस हमारे इस थ्रोट के थ्रू कहाँ पे आ गई, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में आ गई। यहाँ से ये हमारी ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इन्हें हम बोलेंगे ब्रोंकियल ट्यूब्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल ट्यूब्स, या फिर ब्रोंकस बोलेंगे। ठीक है, अभी और भी अच्छे डायग्राम आएंगे। यहाँ पे मैं आपको बस एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि जो हमारा दायां फेफड़ा है ये राइट है ये, और ये बायां फेफड़ा है ये लेफ्ट है ना। ये दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, जो दायां फेफड़ा होता है ये तीन भाग में विभाजित हो जाता है, अपर लोब्स, मिडिल लोब्स और लोअर लोब्स। दायां फेफड़ा हमारे तीन पार्ट में डिवाइड होता है। देखो अपर लोब्स,
है ना, मिडिल लोब्स और लोअर लोब्स। जबकि हमारा ये जो बायां फेफड़ा है ये दो पार्ट में डिवाइड है। देखो एक तो अपर लोब्स वाला और ये देखो एक लोअर लोब्स, मिडिल लोब्स इसमें नहीं होती है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं यहीं पे आपको बता दूं कि जो हमारा बायां फेफड़ा होता है ना, लेफ्ट फेफड़ा, उसमें मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह बनी हुई होती है, किसके लिए, हार्ट के लिए। अभी और डायग्राम में बताऊंगा मैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। दायां फेफड़े के 3 भाग होते हैं, बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं। अगला और अपन यहाँ पे इस डायग्राम में डिटेल से इसको समझते हैं। देखो पहले पढ़ लो, समझ लो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो मैं पहले आपको डायग्रामेटिक सब समझा दूँ, फिर आप लोग अच्छे से, है ना, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनका आंसर आप लोग कर देना। तो ये विंड पाइप गए था हमारा, है ना, ये विंड पाइप था। ठीक है, इसमें ये रिंग्स वगैरह दिख रही ना, ये सर्कुलर पूरी सर्कुलर नहीं होती ना, ये आधी होती हैं, है ना, इतनी कुछ, है ना। और ये काय की बनी होती है, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि की बनी हुई होती हैं। फिर ये यहाँ से थोड़ा आगे गया तो ये क्या है हमारा क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलेंगे इसको, है ना। और ये इधर पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इन्हें हम बोलेंगे लेफ़्ट और राइट, है ना। लेफ़्ट और राइट ब्रोंकस हो गए। ये जब थोड़े और आगे ये डिवाइड होंगे तो इन्हें हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। ठीक है ना। अगर हम इन्हें हिंदी में बोलें तो इन्हें हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इनको हम श्वसनी बोलेंगे। हिंदी में इन्हें ब्रोंकियोल्स को क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलेंगे। ये हमारे फिर इनके अंदर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो वो हमारी होती हैं एल्वेलॉय। एल्वेलॉय को क्या बोलेंगे हम, वायु कूपिकाएँ। देखो इनके अंदर जैसे ही हम आएंगे वायु कूपिकाएँ। तो आपको समझ में आ गया, ये वाला वायु कूपिकाओं तक समझ में आ गया। ये ट्रैकिया था, है ना, ट्रैकिया था यानी कि श्वास नली थी। ठीक है ना, श्वास नली थी, ये हमारी कहाँ गई, ये वाली हमारी श्वास नली है। फिर ये हमारी श्वसनी है, श्वसनी लेफ़्ट और राइट 2 पार्ट में टूटी। श्वसनी जो नली है वो आगे चल के हमारी, है ना, ये इसमें ये जो हिंदी नाम और इंग्लिश में थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ब्रोंकियोल्स में टूट गई। ये जो ब्रोंकस थी ना, ब्रोंकियोल्स में टूट गई, है ना। इन्हें हम बोलेंगे श्वसनिकाएँ बोल दो या कुछ भी बोल दो, है ना, श्वसनिकाएँ हैं इसका हिंदी में नाम, है ना। मतलब कि बहुत सारे उसमें टूट गई हैं। जब ये थोड़ा और आगे जाएंगी तो ये किस में टूट जाएंगी, एल्वेलॉय। इन्हें हम बोलेंगे वायु कूपिकाएँ। ठीक है, जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, फेफड़ा, है ना, फेफड़ा फेफड़ा हमारा काय से कवर होता है। इस एक प्लूरा नाम की एक झिल्ली होती है ना, इससे ये हमारा ढका होता है। तो प्लूरा के भी 2 पार्ट होते हैं, इनर प्लूरा और आउटर प्लूरा, है ना। तो फेफड़ा काय कौन सी झिल्ली से ढका हुआ होता है, प्लूरा नाम की एक झिल्ली से। ठीक है, अगला जो हमारा, एक सेकंड, अगला अब हम समझेंगे, जो हम एल्वेलॉय तक पहुंच गए हैं। अब जो एल्वेलॉय है यानी कि वायु कूपिकाएँ, है ना, वो ऐसे ऐसे कुछ वहाँ पे कुएँ टाइप बने होते हैं, गड्ढे टाइप होते हैं, है ना। और वहीं पे हमारी क्या होगी, गैस का एक्सचेंज होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, है ना। अब ये देखते हैं अपन ये होगा कैसे। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारी एल्वेलॉय थी, दिख रही है, ये एल्वेलॉय थी यानी कि वायु कूपिका थी। ये इसको अपन ने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारा पूरे शरीर में, जो हार्ट द्वारा पूरे शरीर में रक्त भेजा गया है ना, वो शुद्ध रक्त था, है ना। अब वो हमारी पूरी जो भी कोशिकाएं हैं वहाँ से अशुद्धियाँ लेके आया, यानी कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, यानी कि वो कार्बोजेनेटेड अपना ब्लड है ना, इम्प्योर है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। तो उस ब्लड को प्योर अब कौन करेंगे, फेफड़े करेंगे। फेफड़े में भी कौन करेगा, एल्वेलॉय करेगी। अभी यहाँ से मान के चलो ये अपना इम्प्योर ब्लड एंटर हुआ कि नहीं। ठीक है, अब ये इम्प्योर ब्लड यहाँ पे एंटर हुआ तो ये क्या करेगा, इस एल्वेलॉय के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन को अंदर यहाँ पे ले लेगा। और ये कैसे होता है, ये क्रिया होती है विसरण इंग्लिश में से बोलते हैं डिफ्यूज़न, है ना। अब डिफ्यूजन कब होता है, डिफ्यूजन होता है प्रेशर चेंज की वजह से। तो देखो जैसे ही हमने सांस ली थी, है ना, क्या ली थी, सांस ली थी, तो हमारा फेफड़ा क्या किया था, फूला था, है ना। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या था, कम था, यहाँ पे ज़्यादा था, तो ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ चीज़ें चली गई। और एक और लॉजिक लगा सकते हो आप, कभी भी देखना आप लोग, ऑक्सीजन कम भारी होती है, सॉरी ऑक्सीजन ज़्यादा भारी होती है, CO2 कम भारी होती है। अब CO2 कम भारी होगी तो ये ऊपर जाएगी, ऑक्सीजन नीचे आएगी, तो ऑक्सीजन ब्लड में हमारे मिल जाती है और हमारा ब्लड क्या हो जाता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हो जाता है। और ये हमारे फर्दर कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, जहाँ से ये पंप कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई, एक बार और बता देता हूँ।
यहाँ से CO2 वाला ब्लड आया, है ना, ये एल्वेलॉय थी, एल्वेलॉय के अंदर का कुआं था, है ना, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन इसके अंदर चली गई, CO2 यहाँ पे बाहर चली गई, गैस का एक्सचेंज हो गया, किसके द्वारा हुआ, डिफ्यूजन यानी कि विसरण के द्वारा क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो इसको, है ना, ये ब्लड था, है ना, ये ब्लड था, है ना, और यहाँ से ये चली गई और ये CO2 बाहर चली गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। देखो यहाँ पे आपको ये पर्पल कलर दिख रहा होगा, ये पर्पल कलर हमारे ब्लड में किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का कौन सा कलर होता है, हीमोग्लोबिन पर्पल कलर की होती है, ठीक है ना। और जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाती है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये रेड कलर की होती है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का पर्पल कलर होता है, यानी कि कौन सा कलर होता है, पर्पल, क्या बोलेंगे उसको, बैगनी, है ना, बैगनी बोलेंगे, सॉरी पर्पल नहीं, सॉरी वॉयलेट कलर होता है ना, ये कौन सा, VIOLET, वॉयलेट कलर होता है, बैगनी कलर होता है ना, किसका, हीमोग्लोबिन का कौन सा कलर होता है, बैगनी होता है। और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है, कौन सा कलर हो जाता है, ये रेड हो जाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, वॉयलेट होता है, यानी कि बैगनी कलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा और समझेंगे, जो हमारी गैसें आई हैं या गई हैं वो कितने कितने % उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा कि जो हम अंदर क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते हैं, हम क्या अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, क्या अंदर लेते हैं, एयर। अब हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, नाइट्रोजन भी है, नोबल गैसेस भी हैं, सभी हैं। तो जो भी ऑक्सीजन, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जिन जिन चीज़ों से एयर बनी होती है उतनी ही हम अंदर लेते हैं। जैसे लगभग 20.9 यानी कि 21% के लगभग ऑक्सीजन होती है, 0.03% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 78.1% के आसपास हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और ये नोबल गैसेस होती हैं। तो देखो जब भी हमारी जो श्वसन की क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, कंजम्पशन हो जाता है, ऑक्सीजन क्या होती है, इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। देखो 0.3% थी, 0.03%, 4% हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। पानी पहले कम होता है, बाद में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। देखो जब हम सांस छोड़ते हैं, कभी कांच पे छोड़ के देखना, है ना, वाटर वेपर होती है ना उसमें, तो पानी, है ना, उसमें मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन देखो जितनी लेते हैं उतनी ही बाहर छोड़ देते हैं, और बाकी गैसें जितनी लेते हैं उतनी ही बाहर छोड़ देते हैं। चेंज कहाँ पे आता है, चेंज केवल यहाँ पे आता है कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। ये परसेंटेज याद रख लेना, बहुत काम की है ना। अब बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, 1-2 स्लाइड और बची हुई हैं, इनको और समझ लो। ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यार देखो हर एक चीज़ क्या है, IMP है, इसलिए मैं आपको सभी कुछ बताता हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट भी MCQs करा सकता था। अभी देखो हमने क्या था, पढ़ा था कि जो हमारा श्वसन होता है, रेस्पिरेशन, वो होता क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना। अब ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता कैसे है, तो ये देखो ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है ना, यही फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन वाला एक जटिल यौगिक है, ग्लूकोज एक जटिल यौगिक है। यहाँ से ये टूट जाता है किसमें, पाइरूवेट में, किस क्रिया के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस। भाई ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस, और ये कहाँ पे होता है, कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर। और यहाँ पे अपना होता क्या है, पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं। ये देखो पाइरूवेट में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन के 2 अणु अपने बन जाते हैं। इतना बात समझ में आई या नहीं आई। ग्लूकोज में होते हैं 6 अणु कार्बन के, ग्लूकोज में कार्बन 6 परमाणु कार्बन के होते हैं, पाइरूवेट में 3 होते हैं। तो जाहिर सी बात है एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट बनेंगे। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। और ग्लूकोज से पाइरूवेट ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बनता है। चलो इतना, अभी ये तो हमारा हो गया, यहाँ तक तो कॉमन प्रोसेस होती है सभी में, है ना। अब इसके बाद स्टार्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और
एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन, और एनारोबिक जिसको हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन, है ना। यानी कि और भी अगर हम सही से बोलें तो इसे बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, इसे बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो होगा एरोबिक, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो होगा एनारोबिक। ये किस में होता है, जैसे कि कवक हो गया हमारा, ईस्ट हो गया हमारा, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन वो कब होता है, वो जब होता है जब हम भारी काम करते हैं या फिर हम दौड़ते हैं, है ना। जब भी देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत हमें जब भी पड़ेगी तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और ये कहाँ होता है, मसल्स में होता है। और जब ये मसल्स में हो जाता है ना, तो मसल्स में क्या जनरेट हो जाता है, हमारी लैक्टिक एसिड इकट्ठी हो जाती है। क्या इकट्ठी हो जाती है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से ही हमारे हाथ पैर क्या करते हैं, दर्द करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई कि नहीं आई, है ना। चलो इतनी बात क्लियर है। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, और ये काय में होगा, ईस्ट हो गए, जीवाणु हो गए, है ना, इनमें ये होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एरोबिक रेस्पिरेशन, अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चलो इतनी बात क्लियर है। अभी ये जो एटीपी है ना, इन पे ध्यान मत देना। एटीपी आप बस इतना समझ लो कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसमें 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। इतनी बात क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। देखो ये थोड़ा सा एक डायग्राम है, 2 डायग्राम और हैं बस, फिर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इनको समझ लो, बहुत काम के डायग्राम है ये। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन अभी होता क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमारा ग्लूकोज था, है ना। ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ और ये पायरूवेट में टूट गया। जब ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है और ये पायरूवेट में टूटता है, तो कुछ एटीपी एनर्जी जनरेट होती है। अभी ये कितनी होती है ये अभी मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे बस आप प्रोसेस समझो। ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटा, ठीक है, कुछ एनर्जी जनरेट हुई, और ये NADH, है ना, NADH भी एक एनर्जी की ही यूनिट है, जिसे हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। अभी यहाँ से बस इतना सा समझो कि एक NADH में, एक जो NADH होता है उसमें 3 ATP एनर्जी होती है। एक NADH में 3 ATP एनर्जी होती है, और एक FADH जो होता है, एक FADH उसमें 2 ATP एनर्जी होती है। ये बात नोट करके रख लेना। तो हम कहाँ थे, हम थे कहाँ पे, ग्लूकोज पे थे, है ना। ग्लूकोज था हमारा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ, जो कि कहाँ हुआ, ये साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में हुआ, यानी कि कोशिका द्रव्य में हुआ। कुछ एनर्जी हमारी एटीपी के रूप में जनरेट हुई, कुछ हमारे NADH के अणु मिले, जो कि बाद में हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये कौन सी साइकिल है अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। अब जो पायरूवेट था वो कहाँ पे जाएगा, अब हमारे ये जाएंगे किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे वहाँ पे 2 चक्र पूरे होते हैं। मतलब जो कह सकते हैं कि हमारा जो श्वसन होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो 3 स्टेप में पूरा होता है। पहली स्टेप होती है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी स्टेप होती है हमारी क्रेब्स साइकिल, तीसरी स्टेप होती है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 3 स्टेप में हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है एरोबिक। अभी ये जो क्रेब्स साइकिल है इसी को हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी देखो ये हमें नहीं पढ़नी है क्रेब्स साइकिल, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो जाएगी। इसमें बस इतना समझ लो कि इसमें भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल संपन्न होती है। इससे कुछ NADH के अणु बनेंगे, कुछ FADH के अणु बनेंगे, ठीक है। फिर इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, है ना, इनका क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन के आयन निकलते हैं मेनली, उनसे क्या बन जाएगी हमारी, ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर। यहाँ पे ये 3rd स्टेप में बन जाएगा, एनर्जी निकलेगी। चलो यहाँ पे अगले डायग्राम में समझेंगे। देखो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एनर्जी से रिलेटेड। देखो ये साइटोसोल है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटोसोल मतलब कोशिका द्रव्य, और ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से कि ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है, दिख रहा है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है ना। इसका क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ और ये पायरूवेट में टूट गया। कितने पायरूवेट में टूटा, 2 पायरूवेट में टूट गया। यहाँ से हमें कितनी एनर्जी मिली, तो 2 ATP एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी मिली, 2 ATP एनर्जी। देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 2 ATP एनर्जी मिल गई। किससे, ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP एनर्जी मिल गई। फिर इसके बाद हुआ क्या है, यहाँ से हमारी 2 NADH के अणु भी निकले, जो कि हमारे कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, जहाँ पे फिर से ये ATP के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो अभी कितना समझ में आया, हमें समझ में आया ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP एनर्जी मिली। देखो लिखते जाना, कैलकुलेट करना है। अभी 2 ATP एनर्जी मिली, यहाँ से 2 NADH एनर्जी मिली, ठीक है। अभी हम चलेंगे पायरूवेट से हमें, ठीक है, अभी हमें यहाँ पे देखना ज़रा, पायरूवेट से जैसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया तो यहाँ पे होती है हमारी क्रेब्स साइकिल होती है। क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। इस क्रेब्स साइकिल से 2 ATP एनर्जी जनरेट होती है, 6 अणु हमारे NADH के और 2 अणु हमारे FADH के क्या होते हैं, यहाँ से बनते हैं। और ये जो पायरुविक एसिड से भी हमें 2 अणु NADH के मिलते हैं। अब हमें बस कैलकुलेट करना है कि हमारी ये एनर्जी कितने ATP टोटल बनेगी सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है और क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछ रहे हैं, यहीं से बन रहे हैं और यहीं पे वो आपको फंसा देते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 36 लगाएं कि 38 लगाएं कि 34 लगाएं कि 24 लगाएं, क्या लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बस तो वही समझ लो। देखो हो क्या रहा था, यहाँ देखो 2 NADH यहाँ थे, 2 NADH ये पायरुवेट इसके किसके, पायरुविक एसिड के, और 6 NADH किसके, हमारे क्रेब्स साइकिल से निकले थे। तो टोटल हमारे 10 NADH से कितनी बन गई हमारी, एक NADH से बनती है कितनी हमारी, 3 बनती है, 3 ATP। तो 30 ATP एनर्जी हमारी कहाँ से बन गई, 30 ATP एनर्जी जो थी हमारी बन गई NADH से, ठीक है। और एक FADH से 2 ATP बनती है, तो 4 यहाँ से हो गई, तो 30 + 4 है ना। तो टोटल हमारी 34, ये हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली में हमारी 34 ATP एनर्जी बन चुकी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। और अगर हम बोलें तो 2 ATP हमारी किससे बनी थी, किस में बनी थी, ये हमारी क्रेब्स साइकिल में बनी थी। 2 ATP हमारी क्रेब्स साइकिल में बनी थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल 36 ATP हमारी किसके अंदर बनी है, टोटल 36 ATP एनर्जी जो है वो हमारी किसके अंदर बनी है, क्रेब्स साइकिल के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और इसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें, 2 ये माइनस किसके करेंगे, ये करेंगे माइनस, ये क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो NADH है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट कराने में, यानी कि NADH को है ना पायरूवेट से और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक सिस्टम तक भाई इसको ट्रांसपोर्ट कराना है ना, तो 2 ATP वहाँ पे खर्च हो जाती है ना। तो टोटल हमारे पास बचती है 34 ATP, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा होगा, देखो है ना, 34 ATP बच जाएगी। तो ये देखो ये 34 और ये 2 36, इनमें से ये वाले 2 घट गए तो कितने बचे, 34 बचे और ये 2, तो टोटल 36 ATP नेट जो है वो एनर्जी निकलती है, ठीक है। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं बस, देखो ग्लाइकोलिसिस में कितनी बनी हमारी, 2 बनी, और ये 2 कैसे बनती है, 4 ATP प्रोड्यूस होती है, 2 ATP कंज्यूम होती है, तो टोटल हमारी नेट कितनी, 2 ATP बनी, ठीक है। फिर हमारी ये माइनस के 2 ATP ये कहाँ से हो गई है, इस NADH को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कराने में ये खर्च हो गई, तो ये माइनस हो गई, तो इससे इसको काट दो, ख़त्म। अब यहाँ पे देखो क्रेब्स साइकिल में 2 ATP बनी और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 34 ATP बनी, तो नेट जो ATP एनर्जी हमारे अंदर बनती है वो बनती है कितनी, 36 ATP एनर्जी हमारे अंदर बनती है, वो की नेट बनती है, ठीक है ना। किसके अंदर बनती है, ये बनती है जो नेट जो 36 ATP जो बनती है वो बनती है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक जैसे कि जो जिनके पास वेल डेवलप जो है न्यूक्लियस जिनके पास होता है, यूकैरियोटिक में कितनी बनती है, 36 बनती है। और अगर हमसे कोई पूछे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में टोटल कितनी ATP एनर्जी बनती है, तो 2 2 2 4 और 34 कितने हो गए, 38 ATP एनर्जी बनती है टोटल हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में, है ना। और 2 ATP जो यूकैरियोटिक है ना उनमें कंज्यूम हो जाती है इस NADH को वहाँ तक ले जाने में, तो टोटल 36 ATP एनर्जी हमारे अंदर बनती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो एक बार और आप लोग देख लेंगे, है ना।
चलो अब हम करते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज अब आप लगा लो कि भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है। तो बताओ, भोजन निकलते समय सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है, जल्दी से बता दो। पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था, ईपोग्लॉटिस पढ़ा था ना, ईपीग्लॉटिस पढ़ा था, जो कि क्या करता है, खाना जैसे ही अंदर आता है, अपन ने वो एनिमेशन वीडियो भी देखी थी वहाँ पे जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तो वो क्या कर देता है, इस विंड पाइप को बंद कर देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है। तो बताओ, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है, बताओ, अभी बढ़ाया था ना मैंने। फेफड़े के अंदर कहाँ पे O2 ब्लड से ब्लड के अंदर आती है, CO2 बाहर निकलती है विसरण के द्वारा, बताया था ना, डिफ्यूजन। हाँ वेरी गुड। कहाँ, वायु कूपिकाओं के द्वारा, मैंने इंग्लिश में नाम बताया था एल्वेलॉय, है ना, एल्वेली, ठीक है ना। 2 हो गए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाएं फेफड़े कितने पिंडों में विभाजित होता है। जो दायां फेफड़ा होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, जल्दी बताओ, मैंने आपको बताए थे, ये दायां फेफड़ा था और ये हमारा बायां फेफड़ा था। इसके 2 पार्ट होते थे, है ना, इसके 3 पार्ट होते थे कि नहीं होते थे। चलो ठीक है ना, दायां फेफड़ा हमारे 3 पार्ट में विभाजित होता है। चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है। तो ये एम्फीसेमा जो बीमारी है इसका संबंध किससे होगा, बताओ जल्दी से। एम्फीसेमा बीमारी, वेरी गुड, फेफड़े से रिलेटेड बीमारी होती है ना। इसमें क्या होता है ना, जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं ना, उनकी वो एल्विलोई क्या हो जाती हैं, जो एल्विलोई होती है ना, वो क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो फिर वो उनका उनमें मतलब कि इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकें। तो फेफड़े से रिलेटेड बीमारी है ये, वेरी गुड। और देखो, श्वसन तंत्र से रिलेटेड कुछ बीमारी यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे कि निमोनिया, टीबी, है ना, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेज, मतलब कि जो लोग खदानों वगैरह में काम करते हैं ना, धूल मिट्टी के जो काम करते हैं उनमें हो जाते हैं ये, है ना, ऑक्यूपेशनल, जो फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं, धूल मिट्टी जहाँ उड़ती है। कैंसर हो जाता है ना, अस्थमा की बीमारी हो जाती है, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज वगैरह ये हो जाते हैं, है ना, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है ना, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये हमारी फेफड़े से रिलेटेड बीमारी हैं। तो इतनी बीमारी हमारी सारी फेफड़ों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली होती है जिसका आवरण बना होता है। बताओ, कौन सी झिल्ली बताई थी मैंने फेफड़े के ऊपर, एक झिल्ली बताई थी जिसके 2 पार्ट बताए थे, इनर और आउटर। क्या नाम था, प्लूरा था, श्लेष्मा था, क्या था, ऑक्सी था या क्रेब्स था। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, प्लूरा झिल्ली नाम था उसका, क्या नाम था, प्लूरा झिल्ली था। ठीक है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। बताओ, किसका ऑक्सीकरण होता है हमारी श्वसन की क्रिया में, किसका ऑक्सीकरण होता है। हाँ वेरी गुड, किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, माल्टोज का होता है, शर्करा का होता है या सभी का होता है। इन तीनों का नहीं होता, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताओ, ऑक्सीश्वसन में कितनी ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मैंने बताया था, ग्लाइकोलिसिस में 2, है ना, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP, है ना, और फिर हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया था ना, उसके अंदर हमारी क्रेब्स साइकिल के अंदर कितनी, 36 ATP, है ना, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 36। तो टोटल हमारी 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। और जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, उनमें 2 ATP कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, वो NADH2 एनर्जी को वहाँ तक ले जाने में। तो अभी उन्होंने केवल ये पूछा है कि कितनी उत्पन्न होती है, नेट नहीं पूछा। तो उत्पन्न कितनी होती है भाई, 38 ATP एनर्जी क्या होती है, उत्पन्न होती है। वेरी गुड, सही आंसर दिया। देखो, अभी मैं उतना नहीं समझाता ना, तो आप लोग ये आंसर, है ना, लगा देते, लेकिन लॉजिक नहीं समझ में आता कि कैसे। जब अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो, जब भी हमने पढ़ा था, जब भी अनॉक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो देखो मैं बता देता हूँ, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा था, वो कहाँ हो रहा था हमारा, इन्हीं में हो रहा था ना, जीवाणु, कवक, ईस्ट वगैरह में।
है ना, जहाँ पे हमारी लैक्टिक एसिड जमा हो रही थी, इस क्रिया को अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन, है ना। फर्मेंटेशन मतलब कि शराब, सिगरेट, ये आपने देखा होगा जब हम जलेबी बनाते हैं तो उसको वो घोल के वो हम रख देते हैं रात में, फिर वो सुबह तक कुछ फूल सा जाता है तो फिर उसकी जलेबी बनाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। अंगूर के रस से शराब बनाने की क्रिया भी क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है ना। जो खमीर उठना, है ना, जो ब्रेड वगैरह होती है, देखा होगा उसमें वो जो फूल जाती है ना, वही चीज़ होती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। ये क्या करते हैं, ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो अपने जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे जो क्या बोल सकते हैं अपन, जो जटिल यौगिक होते हैं ना, उनको सरल सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, है ना। चलो ठीक है। और ये हाँ बिल्कुल वेरी गुड, सही आंसर है सभी का। इस क्रिया को अपन बोलते हैं किण्वन, है ना, यानी कि फर्मेंटेशन, इस क्रिया को अपन बोलते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में के अंदर संपन्न होती है। तो देखो ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है, बताओ जरा। कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरित लवक, केंद्रक और केंद्रिक कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य या तारक काय। तो हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी 2 स्टेज कंप्लीट होती हैं, क्रेब्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला, और कोशिका द्रव्य में हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है ना। चलो वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था, बताओ क्या आंसर होगा इसका। ये हमारा ग्लूकोज था, है ना, इसका ग्लाइकोलिसिस हुआ था, है ना, फिर हमारा ये पाइरूवेट में टूटा था, फिर ये पाइरूवेट, ये एक हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया था, है ना, एक एरोबिक एक एनारोबिक समझ लो, है ना। तो इन दोनों के बीच की कॉमन प्रोसेस कौन सी थी हमारी, ये ग्लाइकोलिसिस ही थी कि नहीं थी, बताओ, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में कॉमन स्टेप होती है। वेरी गुड, सही आंसर है सभी का, है ना। तो देखो पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, इसलिए अपन पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, है ना। अब कुछ लोग को लगेगा कि सर बोर कर रहे थे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो साइंस है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। वैसे भी मैं कुछ छाप के तो लाया नहीं था, मैं बस चित्रों के माध्यम से ही आपको पूरा जितना आईएमपी था उतना सब समझा दिया, फालतू की बकवास मैंने करी ही नहीं। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है। तो देखो क्रेब्स चक्र कहाँ हो रहा था हमारा, है ना, क्रेब्स चक्र कहाँ हो रहा था, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, फेफड़ों में हो रहा था, हृदय में हो रहा था, श्वास नलियों में हो रहा था, कहाँ हो रहा था, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, है ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। इधर पे ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, ये साइटोप्लाज्म में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा क्या हो रहा था, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल चल रही थी। वेरी गुड यार, सही है। अगला क्वेश्चन है, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किस में हो जाता है, किस में हो जाता है, बताओ, है ना। ये मैंने बताया कि नहीं बताया, चलो बता देता हूँ, बताया था मैंने, है ना है ना, मैंने बताया था ना, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। हाँ वेरी गुड, सही आंसर है ना। लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड में क्या होता है, जब हम ज़्यादा कार्य करते हैं ना तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत, अब हमें ऑक्सीश्वसन से तो मिल गई एनर्जी, लेकिन हमें जब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो वो हमारी मसल्स के थ्रू बनती है। मसल्स में हमारा क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन होता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और फिर वहाँ पे एनर्जी तो हमें मिल गई उस टाइम के लिए, लेकिन हमें क्या हो गया, वहाँ पे हमारी लैक्टिक एसिड जमा हो गई और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो गई, ठीक है। और तो वहाँ से हमें एनर्जी तो मिल गई उस टाइम के लिए, लेकिन फिर वो हमें क्या करेगी, लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगी तो वो हाथ पैरों में दर्द करेगी। बिल्कुल वेरी गुड, सही आंसर है 12 का। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो बताओ कौन सी गैस छोड़ी जाती है। अभी अपन ने पढ़ा था, देखो मैंने एक स्लाइड लगाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 78% अपन नाइट्रोजन लेते हैं, 78.1%, 78% ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल कंजम्पशन नहीं होता। 0.03% अपन कार्बन लेते हैं, 4% छोड़ देते हैं, है ना। 21% के लगभग अपन ऑक्सीजन लेते हैं, 16% छोड़ते हैं, है ना, ये मैंने बताया था। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, नाइट्रोजन छोड़ी जाती है ना, जितनी लेते हैं उतनी ही छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन नहीं है आंसर इसका, है ना, क्या है, नाइट्रोजन है ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो मैंने जो भी पढ़ाया है वो बिल्कुल बिल्कुल आपको स्पेसिफिक ही पढ़ाया है, कुछ फालतू नहीं बताया है सभी। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है। तो देखो जब भी हम गहरी सांस लेते हैं ना तो हम ना
3.5 लीटर सांस हमारे अंदर ले लेते हैं, है ना, 3.5 लीटर सांस अंदर लेते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में हम 1.5 लीटर सांस अंदर लेते हैं, ठीक है ना। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं ना, 1 मिनट में 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं, ध्यान रखना, 1 मिनट में 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं। और एक बार में हम कितनी सांस ले लेते हैं, लगभग 1.5 लीटर सांस ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। जब हम गहरी सांस लेंगे तब हम कितना लेंगे भैया, तब हम 3.5 लीटर लेंगे। जब नॉर्मल सांस लेंगे तब 1.5 लीटर लेंगे। यहाँ पे गहरी पूछा है तो 3.5 लीटर, ठीक है। तो ये चीज़ शायद मैंने नहीं बताई थी आपको, तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज़, नॉर्मल सांस में 1.5 लीटर, गहरी सांस में 3.5 लीटर, ठीक है। और हमारे फेफड़ों के अंदर हम टोटल कितनी सांस ले सकते हैं, अंदर फेफड़ों के अंदर टोटल हम कितनी ले सकते हैं भाई, 5 लीटर सांस ले सकते हैं टोटल। हम के फेफड़ों के अंदर कितनी सांस ले सकते हैं टोटल, 5 लीटर भर सकते हैं, ठीक है। और जो सांस हम 1.5 लीटर लेते हैं ना, इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, है ना। और हमारे फेफड़ों के अंदर ऑलरेडी 1.5 लीटर तो हवा भरी रहती है, ऑलरेडी 1.5 लीटर हवा भरी रहती है, इसे हम बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं इसको। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं है? देखो एक बार और बता देता हूँ मैं, 5 लीटर टोटल सांस भर सकती है, नॉर्मल कंडीशन में 1.5 लीटर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। 1.5 लीटर ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है हमारे फेफड़ों के अंदर, उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो 3.5 लीटर लेते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था पहली या दूसरी स्लाइड में कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, ये क्रिया कहलाती है हमारी ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग कहलाती है। और मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग और श्वसन में अंतर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो क्या आंसर है इसका? हाँ, वेरी गुड, ए, श्वासोच्छ्वास, इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग अलग होती है और रेस्पिरेशन अलग होता है, ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? तो बताओ कितनी क्षमता होती है फेफड़ों की? अभी बताया था इससे 2 क्वेश्चन पहले ही, है ना। कितनी लीटर होती है? 9 लीटर होती है, 11, 5 या 7? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सही आंसर है, 5 लीटर होती है ना। 1.5 लीटर हम नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं, जिसे हम टाइडल बोलते हैं। 1.5 लीटर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसे रेसिडुअल बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो देखो, ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना, ये किसके ऊपर निर्भर करती है? हमारी हीमोग्लोबिन के ऊपर निर्भर करती है कि भाई हीमोग्लोबिन, क्योंकि वहाँ पे देखो जब हमने वो पढ़ा था ना, एल्वेलॉय पढ़ा था, तो यहाँ से वो आ रही थी, है ना। तो हीमोग्लोबिन में वो हमारी ऑक्सीजन अटैच हो गई थी, है ना, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच हो गई थी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया था, है ना। तो वो हीमोग्लोबिन भाई कितनी ऑक्सीजन अटैच कर रहा है, तो वही कंडीशन हमारी कहलाती है कि भैया वही चीज़ पे हमारा डिपेंड करेगा कि कितना ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो ये हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, इस बात को याद करके रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो बताओ कितने चक्र पढ़े थे कोशिकाओं के अंदर अपन ने, है ना। एक पढ़ा था हमने ग्लाइकोलिसिस, एक पढ़ा था क्रेब्स साइकिल। अब देखो बहुत सी जगह इसके आंसर आपको बस ये 2 ही मिलेंगे, लेकिन भाई तीसरा भी तो पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो 3 चक्र में संपन्न होती है ये हमारी कोशिकीय श्वसन, है ना। हर जगह आपको 2 आंसर मिलेगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि 3 चक्र हम पढ़े ना, अभी पढ़े ना, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भाई यहीं पे तो हमारा वाटर बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इधर से आयन आते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन में मिलके, और ये वाटर बनाते हैं हमारे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्षी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है। बताओ किस में अपघटन हो जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले में, है ना। कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस में हुआ था बताओ? हाँ जी बिल्कुल, एथिल एल्कोहल और वाटर में। वेरी गुड, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? तो देखो एक बात समझो आप, हीमोग्लोबिन हमारा 98 से लेके 98.5% तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन,
है ना। लगभग 1.5 से 2% जो होता है वो हमारा प्लाज्मा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ब्लड प्लाज्मा द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में हमारा जो ब्लड है वो लगभग 1.5 से 2% है ना। 1.5% होता तो और भी अच्छा आंसर होता है ना, पर 2% लिखा है तो आप 2% से ही करेंगे। वेरी गुड, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता है? तो ग्रसनी में कौन सा भाग उपस्थित नहीं होता है, जल्दी बताओ। नासा गुहा, कंठ ग्रसनी, स्वर रज्जु, तीनों होते हैं। मुख ग्रसनी नहीं होता है ना, मुख वाला नहीं होता, ठीक है। वेरी गुड। स्वर रज्जु किस में होता है? तो जो स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड्स किस में होती है बताओ? ग्रसनी में होती है, कंठ में होती है, फेफड़े में होती है, श्वास नली में होती है। बताओ कहाँ होती है? हाँ, वेरी गुड, सही आंसर है। कहाँ होती है बताओ जल्दी से। कंठ में होती है भाई, कंठ में ही तो होगा ना स्वर। हाँ भाई, वेरी गुड, सही है। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है जल्दी बताओ? 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर या 20 से 30 सेंटीमीटर। जो सांस की नली है, जो ट्रैकिया बताया था ना, ट्रैकिया, फिर ये इधर पे जाके ब्रोंकाइस में डिवाइड हो जाता था, ये ब्रोंकस बोलते थे, है ना। फिर इनके अंदर ये डिवाइड होता था, ब्रोंक्यूल्स बोलते थे। फिर इनके अंदर एल्वेलॉय होते थे, है ना। तो ये है हमारा ट्रैकिया। इसके अंदर वो हमारी रिंग्स लगी रहती थी, वो उपास्थि होती थी, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सही आंसर है। मनुष्य में श्वास नाल में जब हवा नहीं होती तो वह पिचकती क्यों नहीं है? देखो, जो हमने श्वास नाल थी हमारी, वो ही ट्रैकिया, जब उसमें हवा नहीं होती तो वो पिचकती क्यों नहीं? क्योंकि उसमें भाई वो ऐसे छल्ले लगे रहते हैं उपास्थि के, है ना। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो गला यहाँ पे पकड़ के देखो, घुटकी ये जो होती है ना, ये ऊपर नीचे, हाँ यही, हाँ यही बिल्कुल। तो उपास्थि के छल्लों के कारण, ये भी सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन लगाएंगे। फुफ्फुस फेफड़े को ही बोलते हैं भाई। फुफ्फुस कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस संरचना में होता है? तो फुफ्फुस क्या तो है यार, किस संरचना में होगा फुफ्फुस कोशिकाओं का जाल? बताओ फेफड़े की किस संरचना में होगा? ग्रसनी में होगा, वायुकोश, श्वास नली या श्वसनी? किसके अंदर होगा? वायुकोश के अंदर, एल्वेलॉय के अंदर, है ना। फुफ्फुस कोशिकाओं का जाल, है ना, वहीं पे होती है ना हमारी छोटी छोटी, उनके ऊपर वो ऐसी वो लगी रहती हैं रुधिर कोशिकाएं, ठीक है ना। तो ये वहीं पे होता है। अगला है, और ये कितनी होती हैं ये एल्वेलॉय कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर? लगभग 20 से 30 करोड़ होती हैं। 20 से 30 करोड़ होती हैं कि 30 से 40 करोड़ होती हैं? 30 से 40 करोड़ होती हैं लगभग, है ना। 30-40 करोड़ हमारे अंदर होती हैं एल्वेलॉय, ठीक है। वायुकोश किन कोशिकाओं से बना होता है? तो देखो वायुकोश जो हमारा है यानी कि एल्वेलॉय जो है वो हमारा बना होता है सल्की, स्तंभी, घनाकार या ग्रंथिल, है ना। पता हो तो बताओ, नहीं मैं बता देता हूँ। ये हमारा बना होता है शल की कोशिकाओं से, है ना, ये याद रख लेना डायरेक्ट, है ना, सल की उपकला से बना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, वायु कोशों की बाह्य सतह पर किसका जाल फैला होता है? तो मैंने बताया था ना, वो जो अपना एल्वेलॉय था उसके ऊपर वो हमारी ब्लड की वेसल्स थी, है ना, रुधिर की कोशिकाएं थी, है ना, यही थी कि नहीं थी बताओ? कि और कुछ थी? धमनी थी, सिरा थी, क्या थी? लसिकाएं थी, बताओ बताओ बताओ। मैंने गलत तो टिक कर नहीं कर दिया? सही टिक किया है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, सही टिक किया है। चलो तो रुधिर कोशिकाएं, है ना, रुधिर कोशिकाएं होती हैं वायु कोशों की बाहरी सतह पर। मनुष्य के श्वसन मार्ग के अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नमी नियमन के कार्य का काम कौन सी झिल्ली करती है? तो देखो, जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो कभी हम गर्म सांस ले लेते हैं, कभी ठंडी सांस ले लेते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक सांस एक निश्चित तापमान पे मतलब जानी चाहिए। तो वो गर्मियों में हमारी जो नाक होती है उसमें थोड़ा सा, है ना, ड्राइनेस सी हो जाती है। तो हमारे जो अंदर, जो नाक के अंदर जो होता है ना म्यूकस, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं, तो वो हमारे तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और हम जो सांस छोड़ते हैं ना शरीर से अंदर, उसका तापमान कितना होता है बताओ? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे बाहर निकलती है ना, इसलिए, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सभी का, श्लेष्मा कला या शेष म्यूकस जो होता है ना, उससे हमारा तापमान नियंत्रित होता है। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचनाएं हैं। तो ये जो गैसीय विनिमय से जो संबंधित मुख्य संरचनाएं कौन सी होती हैं बताओ? गैस का विनिमय कहाँ होगा बताओ? हाँ बिल्कुल, वायु कोश के अंदर होगा कि नहीं होगा, है ना। एल्वेलॉय होती है ना, एल्वेलॉय, इन्हीं के अंदर ही तो होता है हमारा गैसों का विनिमय, है ना। एल्वेलॉय के अंदर अपन ने पढ़ा था
पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ऐसा कुछ था, यहाँ से CO2 बाहर निकल रही थी, O2 इसमें अंदर आ रही थी। चलो अब ठीक है ना। तो देखो हमने पूरा कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है, सारे इसके ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर लिए हैं, और बढ़िया से आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ाई करो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सुरेश मालवीय सर सर्च करेंगे, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सुरेश मालवीय सर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको इसका PDF मैं दे दूँगा, है ना, PDF में वहाँ पे लगा दूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम।